अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारे नॉवल पसंद आ रहे होंगे। आज का नॉवल है शरारत, अज़ नबीला अजीज। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नजरों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ इसकी माँ इस बात पर ठटकी, वहीं दुल्हन की भी नजरें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियां, वीरान और बेरौनक। इस औरत से जब कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया, लेकिन इसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को इसके बेडरूम में छोड़ो, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको बेडरूम में छोड़ा। नाइमा ने इसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकालना चाहती थी, इससे खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए थे। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती हैं। वो दुल्हन को गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम इसको देखा। इसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को लेकर ऊपर आ गई। फिर बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ताजा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठटक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रुंदने जा रही थी। इसके कदम मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की जिंदगी में ही कदम रख लिया तो फिर दहलीज की क्या मायने है? नाइमा इसे बेड पर बैठाकर चली गई और इसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब इसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियां तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया और बेडरूम का दरवाजा लॉक करके पलटा तो ठटक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे जमीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गुलदान टूटकर फूलों समेत जमीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें ऊंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम करता बढ़ाता इसकी तरफ आया कि नीचे कोई चीज चुरमुरा के रह गई। इसने कदम पीछे उठाए और देखा। वो दुल्हन का सोने का गुलूबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। इसने झुककर गुलूबंद उठाया। इसके कुछ मोती टूट गए थे। इसने वो गुलूबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर ऊंधी लेटी थी। चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबिया, इसकी भारी आवाज बआसानी इसके कानों तक पहुंच गई थी। रबिया, इसे दोबारा आवाज दी, मगर वो उसने नोटिस नहीं की। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, इसकी नजर दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मान कर रही थी। जिसने बमुश्किल अपनी नजरें चुराई। हेलो, सो गई क्या? इसने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू हिलाया। इसके लम्स से यकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बख्त, इसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूं, समझे तुम? वो यक चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सजा भुगत रही हूं अब किए की सजा, वो चबाकर कहने लगी। महरोज इसे सर तपा देख कर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मिटा मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग, सिल्की बाल और दुपट्टा, और बिना दुपट्टे के उजागर होती रानाइयां नजर हट ही नहीं रही थी।
तुम्हारे लिए सजा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक खास नेमत हो तुम। इसने गंभीर लहजे में कहते हुए इसके गाल को छुआ। वो इसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा ना, मुझे हाथ मत लगाना, पीछे हटाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ इसकी कमर को छू रहे थे। इसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हैं। इतना सब्र नहीं है मुझ में कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है। इसे कहते हुए इसे जोर से खींच लिया था। मैं कह रही हूं मुझे हाथ मत लगाओ, वो फंकार कर कहती हुई इस पर झपट पड़ी। वो इसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए इसके हाथ रोक रहा था, लेकिन जैसे ही रबिया के नाखूनों ने इसकी गर्दन पर खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम इसका हाथ उठ गया। वो इसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ बैठ कर गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्से से धाड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता भी तुमने दिखाया था, वो जोर देकर बोला। मैंने तो एक शरारत की थी, बुरहान सी हुई। लेकिन मैंने तो कोई शरारत नहीं की। मैं कल भी संजीदा था, आज भी हूं। तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरा कसूर कहीं साबित नहीं होगा, इसने चबा कर कहा। तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो, वो चीखी। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूं, इसने कांधे उचकाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर। फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर पुरसुकून हो चुका था। सैयद महरोज बख्त, तुमने खसारे का सौदा किया है। तुम्हें क्या पता कि सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हासिल हुआ है तुम्हारी सूरत में। वो इसके सरापे को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत से बोली। ये तो बात की बात है ना कि कौन खुशफहम है और कौन गलत फहम है। पहले तुम ये बताओ, तुम चेंज करोगी या लाइट ऑफ कर दूं? इसके लहजे और नजरों का मफहूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी और इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसका खून खौल उठा था। तो तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम समझ चुकी हो, वो कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो बिदक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो, इसे धमकी दी। मिसेस रबिया महरोज बख्त, ये आपकी भूल है। मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं। मैं अपनी जिद पूरी करना जानता हूं और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी तरह पेश आए, वरना मुझे उल्टा पेश आने में भी वक्त नहीं लगता। ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो इसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना इसके बस के बाहर हो गया था। इसकी सारी जदोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर महरोज पर इसके आंसू और सिसकियों का कोई भी असर नहीं हुआ। अब चाहे वो तड़पती या बिलकती, इसे परवाह नहीं थी। बकौल इसने अपना हक वसूल किया था। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक मतवातर होने लगी थी। तभी बेसुध सोए महरोज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। इसे चौंक कर आगे पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजुओं लपेटे बैठी थी और इसे देख रही थी। महरोज बेटा, दरवाजा खोलो। बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज आई। वो यकदम उठ बैठा। बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीजों से बचता हुआ दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते हुए दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मॉम, इसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कब से दरवाजा बजा रही हूँ? इन्हें परेशानी हुई। जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। इसे परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबिया कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख लें कैसी है, इसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से अंदर का हाल देख चुकी थी। सफाई करवा दूं? इसे सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे ही आकर करूंगा। और दुल्हन? आपका नाश्ता, इसका नाश्ता आप ऊपर ही भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फिलहाल तो वो अकेली भी कर ले तो बहुत है।
आरफा बेगम बात समझ चुकी थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई और वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से, थकन की वजह से या नींद की वजह से? वहां उसके बराबर सोफे पर आकर बैठा, लेकिन इसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है, वो कहता हुआ इसके बालों को छेड़ता उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाए, मैं सोफा भी साफ कर दूंगी। सोफे पर फूलों की पत्तियां बिखरी थीं, लेकिन इसका पारा हाई हो गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आग लगाकर जला दूंगी सब कुछ, वो मुलाजमा पर चलाने लगी। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये बाद में कर लेना, इसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वो सर हिलाकर चली गई, अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है, वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में, इसने इसे छेड़ते हुए कहा, और वो बेबसी कि इस मुकाम पर आ गई थी कि कह कर बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज बख्त, तुमने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, वो रोते हुए कह रही थी। मुझे अपनी तरफ माइल भी तुमने ही किया था, क्यों मुझे अपनी झलक दिखाई, क्यों राग़िब किया मुझे? वो इसे दोनों कांधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला, मुझे क्या पता था तुम इतने कमजोर नियत हो, कोई जुबान ही नहीं। मर्द की नियत कमजोर नहीं होती, इसे औरत कमजोर बनाती है, तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर। तुमने अगर इस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और महरोज बख्त की बीवी बनने पर फख्र महसूस कर रही होती। जो किया इसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्जाम मेरे सर मत डालो, तुम्हारे इस वलवले से कुछ नहीं होगा। गलती करके भी गलती ना माना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से इसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी, वो चीखी। मैं तुम्हारी सजाओं के लिए तैयार हूँ जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। लाजमा इसका नाश्ता भी ले आई थी, मगर इसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था। और परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। लैंडलाइन पर भी नंबर डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रजिया, मैं रबिया बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, इसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजमा ने कहा। लेकिन रजिया, तुमने इनसे कहा है मैं सिर्फ एक बार। इसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया और फोन इसकी मॉम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई। क्या बात है बेटा, यूं क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नजर लॉबी में बैठी हुई अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है, किसका फोन आया था? उन्होंने फोन के करीब बैठे हुए से देखा। नहीं तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई इनसे? क्या कहते? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा, उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है, मगर मॉम का नहीं। वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए इनके दिल में नर्म गोशा हमेशा रहेगा। अगर नर्म गोशा होता तो वो कल मेरी जिंदगी के फैसले पर यूं चुप रहकर मामू का साथ नहीं देती। वो बदगुमान थी। लेकिन बेटा, बात असूल और सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम इलियास भाई का साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जहां नौबत असूल और सच्चाई तक पहुंच गई? एक जरा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तौक बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है, अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया।
इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसने मुझे सबके नजरों में गिरा दिया। नफरत है मुझे इससे और खुद से, कहकर वो खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ब्यूटिशियन? आज शाम तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। एक गलती तुमसे पहले हुई और एक अब कर रही हो। कल हजारों लोगों ने बातें की, सरगोशियां की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें। आरफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती रही, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ जहां ब्यूटिशियन इसका इंतजार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए। मल्टी शेड लहंगे में इसकी दूधिया रंगत और चमक गई थी और ऊपर से इसके तीखे नैन नक्श इसकी खूबसूरती को दुबाला कर रहे थे। मॉम, और कितनी देर है? डैड 2 बार फोन कर चुके हैं। महरोज बेदहानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इसे देखकर मबहूत रह गया। चलो, देर हो रही है। उन्होंने चौंकाया, लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक इसकी नजरें इस पर टिकी रही। तो झलक थी जो वो पागल हो गया था। यही तो एक झलक थी जिस पे वो पागल हो गया था, और वो आज इसके हमराह थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? एहसान ने महरोज से सवाल किया। नहीं, महरोज ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार, इन्हें ख्याल करना चाहिए था, अकलौती औलाद है इनकी भाभी। इस तरह ताल्लुक तो तोड़ना तो अच्छी बात नहीं। हसन ने रबिया के अकेलपन नोट करते हुए कहा। इनकी बेटी है, इनकी मर्जी, महरोज ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तो तू भी, सजा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम थाट से एंजॉय कर रहे हो। ओए यार, बस, अपने ऊंचे आदर्श अपने तक रख। इसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सूफी अलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूंगा सब ठीक हो जाए। रबिया, उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। इतनी जल्दी? हाँ, इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबिया, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई सकीना बेगम जज्बज हुई। अब क्या हुआ? रबिया ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे तुम्हारे लिए? उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम। इलियास भाई को पसंद नहीं है ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके हैं। और मॉम, मैं अपने घर में ही हूँ। बेगम साहिबा, सूफी इलियास साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खतीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक है, तुम्हें सलाम दिया है, इलियास ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए मिले इनसे भी। फातिमा तुम्हें और रबिया को बहुत याद करती है, तो फोन पर बात कर लिया करे वो हमसे। नहीं सकीना, फोन के राब्तों को ठीक नहीं समझता मैं। तो हम कर लिया करेंगे। इतना जरूरी भी इस्लामाबाद आती हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फोन की बात टाली। रबिया बेटी कहाँ गई? नाश्ता कर रही है। इस वक्त? हाँ, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठी है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रबिया ने आते ही कहा, लेकिन इसके लिबास को देखकर इनके चेहरे पर नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है। कभी लाहौर लाए ना इसे? वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? वो आजाद नहीं घूमती। यानी कैद है? अपना घर कैद नहीं होता। आप हमेशा के लिए एक ही जगह रहें, वो बेडरूम ही क्यों ना हो, कैद ही होती है। वो भी इनकी भांजी थी। रबिया, सकीना ने कहा। सॉरी, वो उठ खड़ी हुई।
मॉम मैं बाहर जा रही हूँ, लंच है बाहर फारिया लोगों के साथ। वो खुदा हाफिज कहती बाहर चली गई और इलियास साहब इसे देखते रह गए। तुम्हें पता है ये कहाँ गई है? इलियास ने कहा। वो जहां भी गई हो हमें यकीन है अपनी बेटी पर, अहमद साहब ने कहा। चलो दुआ है अल्लाह भरोसा सदा सलामत रखे। और दूसरी तरफ गुफ्तगू शुरू होने लगी। आरफा खैरियत पर परेशान लग रही हो, खतीजा बेगम ने कहा। परेशान तो हूं महरोज की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है? क्या हुआ? खतीजा ने अपने दोस्त आरफा से पूछा। महरोज और इसका चचा साथ भाई एहतशाम एक साथ अमेरिका गए थे। अब सुनने को आया है तो एहतशाम ने शादी कर ली है वहां। तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर एहतशाम कर सकता है तो महरोज भी कर सकता है। हमारा अकलौता और आखिरी सहारा है, अमेरिका का होकर रह गया तो तुम इसकी मंगनी या शादी करके भेजती। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। ये काम अब भी हो जाएगा, बुलवा कर शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरोज को कॉल मिलाई। यस मॉम, क्या बात है? महरोज ने कहा। तुमसे एक बात करनी थी। कहें, सुन रहा हूँ मॉम। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ तो कर लें, इजाजत क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ हैं, जहाँ चाहें कर दें, बस शादी से पहले एक अदद तस्वीर दिखाना। उन्होंने खुश होते हुए दुआ दी और फोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खतीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज आई और आरफा की इस पर नजरें पड़ी तो बट्टे में लिपटा इसका चेहरा पुरनूर लग रहा था। उन्होंने घर जाकर महरोज से जिक्र छेड़ा। फातिमा का इससे क्या एतराज होगा? इसकी रजामंदी पर ही इसने खतीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खतीजा ने इलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है, उन्होंने बेटे को बताया। कैसी है? बहुत प्यारी। तो वो प्यारी मुझे भी दिखाएं। ऐसा मुमकिन नहीं, सूफी इलियास साहब को पसंद नहीं है सब कुछ। वो कहते हैं लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखें तो बेहतर है, ताकि इनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो, इसने खफगी से कहा। लेकिन मॉम, तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूँ, पता तो हो किससे शादी हो रही है। कैसी है मेरे साथ? कैसी लगेगी मेरे साथ? और आपको किसने कहा किसी सूफी की बेटी से मेरी शादी तय करें? बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने इसे चुप करवा दिया और मंगनी की तैयारियां शुरू होने लगी। मंगनी के फौरन बाद शादी तय कर दी गई थी। बड़ी छुपी रुस्तम निकली, तुम मंगनी भी कर ली। रबिया ने फातिमा को फोन खड़काया और वो इसकी बातों पर हंस दी। बस सब जल्दी हो गया। नाम क्या है मौसूफ का? सैयद महरोज बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है, खुद कैसा है? मुझे क्या पता। क्या मतलब? बिना देखे है? बिना देखे? जानती तो हो अब्बा को, उन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। उफ यार, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ भी पसंद नहीं। खैर, मैं तो जिससे शादी करूंगी 2-3 मीटिंग रखूंगी। इसके साथ शादी से पहले तो पता तो चले ये कैसा है, कौन है। शादी कब है? जब वो आएंगे। हैं? उन्होंने भी आना है? रबिया, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रबिया हंस दी। कहां से आना है? अमेरिका से। व्हाट? वो अमेरिका में रहकर मुलानी से शादी कर रहा है? इसने तुम्हें देखा है? नहीं। फिर भी शादी कर रहा है? हैरत है। क्यों, क्या पहले शादी नहीं हुई ऐसे किसी की? हुई है ना, तुम्हारे अम्मी अबू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंदा डालकर मर जाती। फातिमा न चाहते हुए हंस दी। शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामू रहेंगे या मैं। तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरी नेचर में नहीं सुकून। और मामू पाबंदियों के मालिक। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, रोक टोक। इसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। आ जाऊंगी इतने दिन पहले कि तुम बोर हो जाओगी। मैं इंतजार करूंगी।
अल्लाह हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छा गया। महरोज अपने बाबा के साथ ऑफिस में मसरूफ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरफा ने कहा घूमने का कहा, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। इसे सुकून नहीं मिलता था। जमीन पर बोझ था और इस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फोन के करीब चली आई, लेकिन फोन डेड था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजरा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज घर आया तो वो लॉन में नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ चला आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने की कुर्सी पर बैठ गया। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराजगी के सलाम का जवाब भी ना दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूं? वो जहर खंदा लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर? तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और जिसने सोचा था मैं इसका शौहर नहीं बना, इसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से इसे देखने लगी। अपना मोबाइल दो, इसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फायदा नहीं, मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, इनसे नहीं। महरोज ने सैली से दे दिया। वो फोन लेकर कमरे में आ गई और सूफिया इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खदीजा थी। वालेकुम अस्सलाम ममानी जान, मैं रबिया फातिमा से बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से यकदम फोन कट गया। इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसकी नजर हाथ में पड़े फोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मती में बदल गई, ऐसे गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फोन कई हिस्सों में पड़ा, जमीन पर मिला। माजी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर में चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आई। सूफी इलियास साहब सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें इनकी तीनों छोटी बेटियां और रबिया शामिल थी। वो अब्बाजान। फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला नहीं गया। बेशरम, बेहया, ये बेहुदा हरकत करते हुए तुम्हें शर्म न आई? उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ झाड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन है। रबिया ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम चुप रहो। उन्होंने रबिया को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू। जहां से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में इन चीजों के लिए जगह नहीं। वो हुक्म देकर निकल गए। वो तीनों आंसुओं लिए बैठ गई। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रबिया को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी क्या गलती? हमारा तो घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे, फातिमा जा रही है यहाँ से। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं, रबिया ने कहा। रहने दो, फिर ही वो आ जाएंगे, रुकैया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ है। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए, रबिया ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ के चली जाओगी, क्यों ना हम आज से ही तुम्हें छोड़ दें। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे, रबिया ने छेड़ा। रबिया, फातिमा हंसती। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरी और किचन की तरफ गई और पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया और वापस जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने वाली ही थी कि पास रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा। 2 या 3 बजे होंगे। इसने फोन रिसीव कर लिया। रात के इस वक्त 2 बज रहे थे। हेलो, इसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। रबिया बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूं, आप बस बात करवा दें। रबिया के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहे मैं फातिमा हूं। मैं सैयद महरोज बख्त बात कर रहा हूं। इसने नाम बताकर इसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फोन किया है?
میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا. آج سوچا بات کر کے ہی سنا ہے. لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے تو آج کون سی خاص بات کرنی ہے؟ تو آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے انتہا کہکا لگا کر ہنسنے لگا. جو کل باتیں کرنی ہے وہ آج ان کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں. کیسی تمہید؟ کیسی تمہید؟ اس نے شرارت سے پوچھا. وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی. آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر ہی گئے ہیں. مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہے. آپ کا غلط سننا بھی تو ہو سکتا ہے. آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے. مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جانے کا موقع تو دیں پھر دیکھیے گا. کل جان لیجیے گا. ابھی وقت نہیں ہے. خدا حافظ. فون مت بند کیجیے گا پلیز میری بات سنیں. اس نے جلدی سے کہا اور وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی. جی کہیے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ کہنا ہے. وہ ٹھٹک گئی. رات کے اس پہر اس نے کال کی. وہ بھی ربیہ تھی جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پلٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا. تو ٹھیک ہے آپ میرا سیل فون نمبر لے لیں اور اس پر کال کر لیں. رات اس وقت مامو جان میرا مطلب ابا جان آ جائیں تو میرے سیل پر کال کریں. آپ ان کو فون پر بات کرنا آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں. وہ بات کرتے کرتے پھسلی پھر خود کو ہی سنبھال دیا. نمبر بتائیں. وہ تیار ہو گیا. اس نے نمبر دے دیا. اس کی شرارت عروج پر تھی. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اس نے کہہ کر فون بند کر دیا. میں انتظار کروں گی. وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی. یہ تو کل پتا چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ سیل فون وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی. ہیلو. جی جناب. کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نیند آ رہی ہے. آپ بھی سو جائیں. کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئیں کل کے انتظار میں. بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں. میں اس وقت بات کر رہی ہوں یہی بہت ہے. اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں لیکن آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں. خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بس ایک جھلک. آپ کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں خواہش سجانے کی رات ہے. وہ ادا سے بولی. تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے. خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجی جاتی ہے. وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا. تو مل گیا تو مجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا. وہ دلچسپی سے بولی. مہروز چپ ہو گیا. بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. بیوٹیشن سے ٹائم لیا ہے تم لوگوں نے؟ ربیہ نے پوچھا. نہیں فاطمہ نے کہا. تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں مجھے بس بیسک لپسٹک اور بلش آن لگانے آتا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں آتا. تمہارے اتنے لمبے بال ہیں کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں یہ رائٹ سائڈ پر گلی ہے اس میں رائل بیوٹی پارلر ہے. اچھا ہے. اوکے میں جا کر ٹائم لے آتی ہوں. وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے. انہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی. ربیہ رکو یہ چادر لے لو. جب تک یہاں ہو یہ کرنا لازمی ہوگا فاطمہ نے کہا. فاطمہ پلیز. ربیہ پلیز. اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اڑانی پڑی. خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ لیا. رسید تھما دی. اور نجل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے اٹھا لانا. مارکیٹ شاپ میں ہی ہے. اس نے رسید پر پرس میں رکھ لی. حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے مہروز نے کہا. وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی. آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی. وہ اچھی طرح جانتا تھا. وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھور رہا تھا. ابھی تمہارے پر کوئی اثر نہیں کرے گی. صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا. بس صبر کرو اور انتظار کرو. مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کا غصہ کم ہو جائے گا. وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا.
میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ نہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں۔ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوں۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچا۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں کریں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوشربا حسن سے نظر چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربیہ اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دے کر سٹ پٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑپڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آ جاتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس کی اس کنکھیوں سے اسے دیکھا پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اگر اس کی نظر پڑی تو تب جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیت ہے؟ فیروز بخت مہروز بخت کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رکی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر بار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربیہ ہے، ربیہ کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب سے پیار ربیہ کہتے ہیں، سب اسے پیار سے ربیہ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ربیہ ہے، ربیہ احمد، عارفہ نے پورا نام بتایا۔ ربیہ احمد نہیں، ربیہ مہروز کہو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربیہ احمد ہی سوٹ کرتا ہے، تلخی سے بولی مہروز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ۔ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربیہ، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب اس کو اپنا جیسا سمجھتی ہے۔ نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ آیا تھا۔ وہ مہروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے۔ وہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی سے یاد کروا کر تم اسے چڑھا رہے ہو۔ اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی، اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی، انہوں نے کہا۔ سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ یہ چوچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ حال وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کے بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ نظر اس کے بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ اس نے ڈبہ اٹھایا، وہ موبائل فون سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک۔ اس پر لکھا تھا مسز ربیہ مہروز۔ اس نے ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب کے آفس سے ڈرائیور آیا تھا۔ آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔
पिछले 2 दिन से इन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी इससे बात नहीं करती थी, अब वो भी चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो इसकी रायनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर गई, फोन डायरेक्टरी से इसके ऑफिस का नंबर निकाला और डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ सी गंभीर आवाज सुनाई दी। ये आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर इसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबिया अहमद बोल रही हूँ, इसने हिम्मत से कहा। ओह अच्छा, मैं समझा फातिमा इलियास से बात कर रही है। इसने चोट की। फातिमा तुम जैसियों से बात करना नहीं पसंद करती, अगर रबिया तो बात करना पसंद करती है ना। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी ना बात करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान, ऐसे मजे से कहा। इसके तन बदन में आग लगी। इसने गुस्से से फोन क्रेडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फोन फिर बजने लगा। इसने पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, मैं रोज वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में सिर्फ एक ही कम ज़र्फ है। मेरी कम ज़र्फी तो तुम ही जानोगी, और कौन जानेगा। मेरी कम ज़र्फी के सब हथियारों से तुम वाकिफ हो। तुमने फोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, और फोन भी आजकल की जरूरियात में शामिल है। मेरी जरूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस किस जरूरत को पूरा करोगे? इसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी जरूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं कि क्या पूरा कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रबिया न जाने क्या सोच रही थी, वो इसे जिच करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक कलर में हो। क्या ब्लैक के बजाय व्हाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी यार, डीलर आ गए हैं, कुछ लिस्ट में घर आके काम करता हूँ। बस इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मजा आए और मुझे देने में खुशियां। खैर, वहां ड्राइंग रूम की ग्लास वॉल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहां ब्लैक कार की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारे मारती, मालूम होता है अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नजर में कोई संत नहीं पा सकते महरोज। बख्त इसे नागवारी से कहकर पर्दे बराबर करती है। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सोता रहा था। वो भी सो रहा था कि रबिया ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा ने इसे बाहर जाते पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में इसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से निकल गई। आरफा बेगम को इस तेवरियों से खतरे की बू आ रही थी। वो फौरन इसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज उठो। क्या हुआ मॉम? वो ठटक कर बैठा। रबिया गाड़ी लेकर बाहर निकली है, मार्केट का कहकर निकली है, मगर पता नहीं कहाँ गई होगी। इसने इसे नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रबिया कॉल उठाओ, इसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे, इसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो खदीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो इसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतजार करने लगी। मासी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा। यही तो खास शॉपिंग है, महरोज ने शरारत से कहा। चल तो जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ, अम्मी ने कुछ काम दिया था। हसन कहकर गाड़ी की तरफ निकल गया और महरोज दूसरी तरफ चल दिया। इसका रुख नजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी देना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर, आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा को कौन सा पसंद होगा? एक मिनट बताता हूँ। इसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की सी मध्यम आवाज आने लगी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। इसने फिर डायल किया। इस बार इसने कॉल उठा ली। जी महरोज साहब,
क्या बेचैनी हो गई आपको? वो आहिस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा था, तो पूछना चाहता था कौन सा रंग आपको नग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, जमुद या कोई और? नीलम, इसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके, तो फिर नीलम? जी नीलम। वो जरा जोर देकर बोली और महरोज ने चौंक कर इस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? इसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, इसने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से इसे देख रहा था जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी, लेकिन इससे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सिरक जाता, कहीं से चादर ढलक जाती, चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और इसी का फोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कुछ कहता लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। इसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। इसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज पसंद करके गई है? इसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट। फातिमा खुद डायमंड ले रही है, इसलिए इसने मुझे मना कर दिया कि वो इसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। इसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, रबिया ने मुस्कुराकर कहा। आप फातिमा है ना? आपको कोई शक है? इसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, इसने कहा। अगर शक है भी तो कल मिट जाएंगे, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार करें, रबिया ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, इसे लड़की एक झलक में ही पसंद आ गई थी। गया क्यामत ढूंढी है। वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी तक खुला था और रबिया की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाजत नहीं है। चौकीदार लपक कर इसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद ही अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कहती हुई अंदर चली गई। फातिमा, इसने सामने सोफे पर कुशन को चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबिया। फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो, रबिया रूहान से कहती हुई इसके करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत थी, बखुदा मेरी इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, न जाने कैसे मुझसे एक गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो। फातिमा प्लीज, मैं तुम्हारी वही रबिया हूँ जिसकी आवाज सुनकर तुम हमेशा खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो, मैं माफी की दरख्वास्तगार हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ मगर तुम अच्छी हो, रबिया कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलटकर इसे देखा, इसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सूफी साहब की आवाज आई। रबिया का चेहरा जद पड़ गया। फातिमा की इतनी जरूरत नहीं थी कि हुक्म न मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, रबिया पीछे लपकी। आगे मत बढ़ना लड़की, तुम्हारा इस घर में दाखिला ममनू है। चौकीदार ने बताया। नहीं, मेरा नाम लड़की नहीं रबिया है और मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आऊं, तुम खुद ही चली जाओ, इलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती तब भी आप इसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो इसका गला दबाकर इसे कब्रिस्तान में उतार देता। वो सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे अपनी बेटी नहीं भांजी सी समझते हैं? इससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते। ऐसी नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली। मेरी बेटी तुम्हारे जैसे हरकतें नहीं करती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खदीजा मुमानी रबिया के सामने आ गई। खबरदार खदीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं। इसे कहो जहां से आई है वहीं चली जाए, मेरे जब्त को ना आजमाए। वो गुस्से से दहाड़ी। रबिया रबिया, इसके अकब से महरोज की आवाज भी उभरी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूँ सूफी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज ने आगे बढ़कर रबिया का हाथ थामा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो इसका, कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है, इलियास साहब ने ताना दिया।
जामे मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पे नहीं जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। जुबान संभाल कर बात करो लड़के, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता नहीं रहा, ये बताना चाहते हैं आप? इससे मैंने इज्जत से सारे खानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है, कोई भगा कर नहीं ले गया जो सबने वास्ते खत्म कर दिए हैं। इससे पहले जो इलियास साहब कुछ बोलते, वो रबिया का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ बाहर पलट गया। छोड़ो मुझे फातिमा से बात करनी है, छोड़ो मुझे। इसे छुड़ाने की कोशिश की मगर इसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले आया। फ्रंट डोर खोलकर इसने इसे अंदर धकेला, खुद ड्राइविंग सीट संभाली और साथ ही ड्राइवर को फोन कर दिया कि इलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने, इसका ध्यान रखने। ये सब किया धरा तुम्हारा है, मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसने छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे, रबिया की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजारती। महरोज इसकी रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। इसका इरादा था कि कहीं बाहर इसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में इसके चचा आसाम का फोन आ गया जो इन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता खराब है। उन्होंने ताकीद करके फोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देखकर वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है, आसाम चचा के घर डिनर है पर। इसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो जब कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था इसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महरोज चौंका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? या फिर डॉक्टर के पास ले चलो? वो उठ के करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने इसका हाथ पकड़ा, इसे खड़ा किया और वो ना जाने किस कैफियत में थी, चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर इसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस? वो हैरान हुआ। तो और क्या? कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं है। लेकिन रबिया, वो इसरार करते करते रुका। ओके ठीक है, चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुका था, लेकिन रबिया वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पाजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठे कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील होता है। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए हैं, फील करना ही छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया है, अजीब बेहिसी आ गई है। वरना खुद सोचो, कभी तैयार होती तुम्हारे यूं कहने पर, या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं चल सकती थी। इसने बड़े आराम से महरोज की खुशी को मलियामेट कर दिया था। इसने स्टीयरिंग पर मुक्के मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई, और मुझे इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी रात जाग कर गुजारती हूँ और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिलेगा, तुम भी जागो तब तुम्हें एहसास हो इस बोझ का जो अपने जमीर पर लिए मैं फिरती हूँ। रबिया, तुमने ख्वाम अपने असाब पर तारी किया है ये, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोक लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिशी से पसीना पूछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा, पानी कहाँ से मिल सकता है। थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मंजिल वाटर से ले आया। रबिया, इसने गाल थपथपाया। ये लो पानी। इसने बोतल दी, वो गटागट पानी पी गई।
Are you all right? It's all right. क्या हुआ था? बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जहाँ जा रहे हैं उनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहीं जा रहे हैं? दिन में निशा और नाइमा की कॉल आई थी। ओह, तो तुम्हें पता था? इसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की इसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी तो सब कुछ पता था, इसने कहा और आंखें मूंद ली। माजी। घर में सबकी मिली जुली आवाज। बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर आ गईं। इनमें रबिया भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट ली। महरोज ने पहला कदम रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी इसी ने की थी। वो दम बखुद रह गया। इसके कदम जम गए। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, इसने जेरे लबलबाया। रबिया? यस मॉम। तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया और वो पलट कर एक तरफ लड़की को प्लेट थमाकर चली गई। महरोज की समातों पर बम फोड़े गए। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और? इसने मुझे बेवकूफ बनाया? ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह का बेचैनी से इंतजार किया था इसने तो फिर अब वो फैसले से नहीं हट सकता था। अपनी भाभी देखी तूने? इसने सोफे पर बैठे हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में, इसने रबिया को देखते हुए कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, वो कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसन उलझा। मॉम, इसने पास खड़ी आरफा को बुलाया। जी बेटा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है, रबिया अहमद, लाहौर से आई है, इसने तारुफ करवाया। आप बैठे मेरे पास। इसने आरफा को पास बिठाकर इत्मीनान से इसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिल कर रह गई। माशाल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आया। रबिया ने दुल्हन बनी फातिमा को देखा। दुल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है, पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफें कर रहे थे। फातिमा गजब हो गया। वो दुल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबिया ने कहा। हाँ, वो कहता फातिमा से शादी नहीं करूंगा, वो रबिया से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबिया चक्कर आई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दुल्हा को मारने के पर आए हैं। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबिया तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो हम इसे सजा जरूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलिया साहब ने गुस्से से कहा। रबिया की हवाएं उड़ गई। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकित खड़ी हो गई। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबिया दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा। रबिया, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना इसका हाथ पकड़े अंदर को ले गई। इधर आओ लड़की, लिया साहब ने कहा। जी। लरजते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा था कि तुम फातिमा हो? जी कहा था, सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि लिया साहब का भारी हाथ इसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नजर में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं है, मैंने बस एक शरारत की थी। ये सब महज एक मजाक था, बस, इसने सफाई दी। ये मजाक था? किसी नामहरम से बातें करना, खुद को इसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ कर दें, इसने मिन्नत की। माफी कैसी? तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें इसे दफा करें। उन्होंने फैसला सुना। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तजा मौलवी को बुलाना है, या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी है, वो मर जाएगी। इसने अहमद की तरफ जाते हुए देखा। वो मेरी बेटी है, साबिर और शाकिर, और अब तो मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि उस लड़के से मेरी बेटी का निकाह हो, अलिया साहब ने हकारत से कहा।
नहीं मॉम, कुछ तो बोले पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने माँ बाप से इल्तिजा की मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी। वो दोनों शर्म से जमीन में गिरने को थे। उन्होंने इलियास साहब के फैसले पर कोई एतराज नहीं किया था। रबिया रोती रही, धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने इसकी एक नहीं सुनी और महरोज बक के साथ इसका निकाह करा दिया और थोड़ी देर में इसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबिया की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी, इसके दिल में और जमीर भरी बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने इसके सर पर हाथ भी नहीं रखा था। इसे रोती बिलखती को भेज दिया, इसे सजा देकर भेज दिया था। उन्होंने इसे दूरी की सजा, कतई ताल्लुक करने की सजा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही मगर किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। भाभी, निशा लपक कर इसकी तरफ गई और लिपट गई। रोज ख्वाब में देखती हूँ कि महरोज भाई आपको लेकर हमारे घर आ रहे हैं और रोज टूट जाता है, निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूरन नॉन स्टॉप शुरू थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? नाइमा ने कहा। ठीक हूँ, आप सुनाएं, रबिया ने कहा। नुज़रत बेगम, महरोज की चची, ने रबिया को माथे पर प्यार किया, गले से लगाया। चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं। निशा ने रबिया का हाथ चूमा और रबिया कितने अरसे बाद खिलखिलाकर हंस दी। महरोज के साथ सब ने चौंक कर रबिया को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? असाम चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ और अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है। निशा, महरोज ने जेब से वॉलेट निकाला। जी भाई, वो बोली, ये लो तुम्हारा इनाम। इसने 1000 के नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। किस चीज का? सारी बातें पूछने वाली नहीं होती, बस रख लो। मैं समझ गई, क्यों मिला है मुझे ये इनाम? महरोज इसकी बात पर जोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है इनाम, आपकी हंसी पर मिला है इनाम। आप थोड़ा और हंस दे, मेरा कारोबार चल जाएगा, निशा ने कान में कहा और रबिया की नजर इसके हाथ पर गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कराओ, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगी, रबिया ने कहा। ना बाबा ना, मैं नहीं लौटाऊंगी। बड़ी तोता चशम हो यार। तोता चशम नहीं हूँ, वफादार हूँ। मेरे भाई ने दिए हैं, मुझे एक का बनकर रहना चाहिए। रबिया इसकी बात पर हंस पड़ी। थोड़ी ही देर में मूड ठीक हो गया था। उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। भाई आप ड्राइंग रूम में बैठे और भाभी आप मेरे साथ बर्तन सिमटाने में मदद करवाएं, निशा ने लापरवाही से कहा। निशा, नुज़रत ने कहा। इट्स ओके मामा, अब भाभी हमारे घर का भी हिस्सा है। रबिया ने इसकी साथ बर्तन सिमटे और किचन में रखे। भाभी अब आप चाय का पानी चढ़ा दे, तब तक मैं ये बर्तन धो लूं। इसने एक और काम सौंपा। रबिया ने न सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी थी। चाय तैयार है, रबिया ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। निशा ने चाय कप में डाली। आप ये ले जाएं, मैं भी आती हूँ, निशा ने कहा। इसने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज गोश्त खाने को था। ये वही रबिया है? चाय, महरोज की तरफ ट्रे थी। बैठ जाओ बेटा तुम, नुज़रत ने कहा। हाजरीन, चाय कैसी है? निशा ने पूछा। तारीफ सुनना चाहती हो? महरोज ने छोड़ा। मैं क्यों सुनूं? सुने वो जिसने बनाई है। इसने रबिया की तरफ इशारा किया। क्या वाकई? और क्या मैं खुद क्रेडिट दे रही हूँ इनको? तो फिर ऐसा करो, अगर चाय बची थोड़ी वो भी ले आओ मेरे लिए। इसकी बात पर सब हंस दिए। मेरा तो दिल चाह रहा है निशा को साथ ही ले जाऊं, कम से कम मेरी बीवी तो खुश रहेगी। क्या आप तमाशा करने वाली बंदरिया समझे हैं? निशा ने यकदम कहा और सब हंस दिए। चले, रबिया ने कहा। हाँ, महरोज ने वॉल क्लॉक को यकदम देखा। कहाँ जा रहे हो? असाम ने पूछा। घर, महरोज ने कहा। टाइम देख रहे हो? रात कितनी हो गई है, सुबह नाश्ता करके चले जाना। लेकिन चचा, बस कुछ नहीं सुन रहा। कल जाओगे, बस कमरा सेट करवा दिया, जाओ तुम लोग आराम करो। निशा, जाओ भाई को कमरे में छोड़ो, थक गए होंगे। महरोज को रूम में छोड़ आई। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई और महरोज सो चुका था। वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में आंख लग गई, फिर सुबह ही खुली। इसने आंख खोली तो वो महरोज के सीने से लगी हुई थी। इसे यकदम करंट लगा। वो झटके से इसके हसार से निकली। क्या हुआ? सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरोज कोहनी के बल
उठा, बिना शर्ट इसके मसल्स नुमाया हो रहे थे। किसी बॉडी बिल्डर की तरह रबिया उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरोज भी इसके अकब में आकर इसके बालों में चेहरा चुभाने लगा। मुझे पता होता कि तुम हमेशा के लिए सोना चाहते हो तो कब की आ जाती। क्यों अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही हो? महरोज ने प्यार से कहा। बच्चा? वो हैरान हुई। तुम क्या समझती हो कि मुझे नहीं पता चलेगा और तुम मुझसे बात छुपा लोगी? वहां उसके गाल पर उसने मस्क करते हुए कहा। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं। महरोज ने इसे अपनी तरफ घुमाकर इसका रुख किया, इसका चेहरा थाम लिया। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो ऐसी कोई बात नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रबिया साकित खड़ी रही। वो पलट गया। वो शख्स वो बात भी जान गया था जो वो अपने आप से भी छुपाए रही थी। इसे कई बार अपनी तबीयत पर शक हुआ मगर इसने टाल मटोल दिया। थोड़ी देर बाद नाश्ते करके वो लोग वापसी के लिए निकल गए। इसे अपनी मां शिद्दत से याद आ रही थी। इसके खामोश आंसू बह रहे थे। इसने घर पहुंचकर गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और इसे हाथ पकड़कर उतारने में मदद की, मगर वो इसका हाथ से आगे बढ़ गई थी। इसका रुख बेडरूम की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम, इसने आरफा बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रबिया को क्या हुआ है? शायद तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? परेशानी की बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। रियली? सच कह रहे हो? आरफा चहक गई। अब इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, कंफर्म करवा लें। रबिया उदास क्यों है? शायद घर वालों को मिस कर रही है इस मौके पर। तो कोशिश करो ना इसके अम्मी अब्बा मान जाए। कुछ तो करना होगा। हाँ कोशिश करो, मान जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हैं? इसने आरफा को जाते देखकर पूछा। तुम्हारे डैड को भी खुशखबरी दे दूं? महरोज मुस्कुरा दिया। अपनी मॉम को मना कर दो, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, रबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी नहीं अपने बच्चे की फिक्र है। मुझे जरूरत भी नहीं तुम्हारी फिक्र की। तो तुम मुझे अपने बच्चे की तो करने दो। बड़ी तकलीफ हो रही है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए भी हो रही है। उफ, क्या हुलिया बना लिया है। तुम्हारा हाल भी अपने जैसा कर दूंगी, वो नफरत से बोली। वो तो तुम कर ही दो। दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूं लगता है शादी को 30 साल हो गए हैं। मर्द होकर भी खुद को संभाल कर रखा है, कभी बहका नहीं। सोचा मशरकी बीवी से अपने अरमान पूरे करूंगा और मशरकी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। या जो रिश्ता मुझ पर हलाल है इसे भी हराम कर रखा है। क्या चाहते हो? वो सब जो एक शौहर चाहता है। हर शौहर जबरदस्त कार नहीं होता। हर बीवी तुम्हारी तरह जिद्दी और गुस्सीली भी नहीं होती। शौहर के बड़े बड़े ऐब ढांप लेती है। तुमने ऐब ढांपा मेरा? माफ तो कर सकती हो ना। मुझे किसी ने माफ किया? इस दिन तुम मुझे माफ कर देते, अब फिर तुम कौन हो माफी मांगने वाले? इसकी आवाज भर आई। मतलब तुम माफ नहीं करोगी? नहीं, इसने लब भींच लिए। महरोज, रबिया तैयार है? आरफा ने कहा। नहीं, आप डॉक्टर को मना कर दें, नहीं जाएगी। महरोज ने 2 टोक कहा, ब्रीफ केस उठाया और बाहर निकल गया। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। वापस कब तक आओगे? शायद कल। वो जवाब देकर बाहर निकल गया। लेकिन बेटा, वो रबिया, इसे इसके हाल पर छोड़ते। वो माँ से कहता बाहर निकल गया। आया इसके जहन में रबिया की बातें नहीं निकल रही थी। पूरी रात खाली बिस्तर पर इसे नींद नहीं आ रही थी। इसका ध्यान महरोज की तरफ जा रहा था। क्या मुझे इसकी आदत हो गई है? क्या वो नहीं है जो मुझे बेचैन? क्या वो नहीं है इसलिए मैं बेचैन हो रही हूँ? वो उठ बैठी। क्या मैं फातिमा को भूल गई हूँ? सारी रात जाग कर गुजरी। सुबह जब आंख खुली तो इसका सेल गुनगुना रहा था। हेलो, महरोज बात कर रहा हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी मेरी याद आई? रात अच्छी गुजरी। सुकून से तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ भी सच की तरह बोलती हो, लेकिन अब मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आ जा रहा हूँ, मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर इसने फोन रख दिया। महरोज बख्त, मैं तुम्हारे दिल से तो क्या, महरोज बख्त मैं तुम्हें दिल से तो याद कर सकती हूँ मगर माफ नहीं कर सकती। इसे खुद कलामी की और गहरी सांस भर ली। आज तुम्हारी चेकअप डेट है, वो दराज से फाइल निकालते हुए बोला। जानती हूँ।
वो बालों में कंघी कहते हुए बोलने लगी। तो फिर चलें, टाइम हो गया है। वो इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इसने उठकर अपने इर्द गिर्द चादर फैलाई और महरोज के साथ बाहर निकल गई। महरोज ने सीढ़ियां उतरने में मदद की, इसका हाथ पकड़ा। वो इसे ले जाकर गाड़ी तक बैठाया। रबिया का जिस्म अब खासा सेहतमंद हो गया था। 2 माह रह गए थे इसकी डिलीवरी को। इसकी हर बात का ध्यान रखना चाहता था। खाने पीने, चलने फिरने, हर महीने बाद चेकअप रेगुलर हो रहा था। दवाइयां भी टाइम पर देता था। इसने रबिया का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महरोज, महरोज। वो धीरे से दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इसकी चीख निकल रही थी। इसने महरोज को पुकार लिया। रबिया। वो हड़बड़ा कर उठा और हाथ बढ़ाकर लैंप जलाया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रबिया का चेहरा पसीने से तर था। तुम हिम्मत से काम लो, मैं मॉम को बुलाता हूँ। वो बाहर निकला। आरफा बेगम नींद से उठकर भागी आई। महरोज ने इसे गाड़ी में बिठाया। रात के 3 बजे अच्छी खासी अफरा तफरी हो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब इसकी बेटी की खुशखबरी मिली तो वो सारी अफरा तफरी भूल गया। इसकी खुशी का ठिकाना न था। वहां नर्स ने बच्ची को इसकी गोद में थमाया था। सॉरी, आपकी बीवी की हालत बहुत खराब है। डिलीवरी के वक्त इनका बीपी लो हो गया था। इनका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया है। महरोज की हवाइयां उड़ने लगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठो, हौसले से काम लो और नमाज के बाद दुआ करने मस्जिद चलो, मैं जा रहा हूँ, फेरोज ने कहा। फेरोज ने बच्ची के कान में अजान दी और मस्जिद चला गया। महरोज भी नमाज पढ़ने चला गया, मगर नमाज पढ़कर वापस भी आ गए, मगर रबिया को होश नहीं आया। सुबह हो चुकी थी। आरफा ने गांव में भी फोन करके सबको बता दिया था, लेकिन एक फैमिली नहीं आई थी। वो रबिया की थी, जिन्होंने फोन सुनना भी गवारा नहीं किया था। तुम पहले भी 2 बार आ चुके हो और हमारा जवाब इनकार में ही था, और आज भी, अहमद मुतवज़ा ने सख्त लहजे में कहा। पहले जब आया था तो हालात ये नहीं थे। मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, इसे माफ कर दें, बस एक बार माफ कर दें। वो आज 3 दिन से अस्पताल में है, मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बल्कि ये कहें कि लड़ नहीं पा रही, वो हार रही है। वो जिंदगी से मुंह मोड़ रही है। महरोज की आंखों में आंसू थे। जिंदगी में पहली बार वो यूं रो रहा था। इसका सब्र जवाब दे गया था। इस मुकाम पर आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद इसे देखकर ठटके थे, और सकीना बेगम तड़प गई थी। क्या हुआ है इसे? इसकी ममता तड़प गई। पछतावा है इसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं, इसे महरोज बख्त तक का ख्याल नहीं, इसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं इस दिन फातिमा से बात करने के लिए फोन ही ना करता। मेरी जिद ने ये नौबत लाई है। अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दिया और 2 घर तबाह कर दिए। मैं भी इसका कसूरवार हूँ, बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं इसका ज्यादा कसूरवार हूँ। आप मुझे सजा दे दें और इसे माफ कर दें। महरोज हाथ जोड़े खड़ा था। सकीना बेगम शौहर समेत इसे देख रही थी। कौन से अस्पताल में है? वहां उसकी तकलीफ का सुनकर पिघल गए थे। अहमद ने गाड़ी निकाली। वो पहले भी रबिया को बताए बगैर इनसे माफी मांगने आया था, मगर उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया था। इस पर भी इसने फिर से हिम्मत नहीं हारी थी। 6 दिन बाद जब वो होश में आई, इसकी नजर सबसे पहले महरोज पर पड़ी। उजड़ा वीरान चेहरा, काफी थका थका लग रहा था। वो महरोज नहीं था। वो हर दम एक्टिव, साफ सुथरा रहने वाला। वो इसकी नजर में खुद पे महसूस करता आगे से हट गया, और फिर इसकी नजर सकीना और अहमद मुर्तजा पे पड़ी। मॉम, वो जेरे लब बोली जैसे ख्वाब हो। मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी है? वो लपक कर इसके पास आई। मॉम, इसे नहीं छुआ। हाँ मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारी मॉम। उन्होंने इसकी पेशानी पर बोसा दिया। डैड, इसने अहमद की तरफ देखा। आप मुझसे मिलने आए हैं? इसकी आवाज भर आई। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास हैं, बस तुम ही आंखें बंद किए पड़ी हो। और वो, इसने बेसाख्ता पूरे कमरे में देखा। इसे महरोज कभी नहीं दिखा। कौन वो? अपनी बेटी की बात कर रही हो? बेटी? वो चौंकी। जाइए अहमद, बच्ची को अंदर ले आए, इसे तो देखा ही नहीं। वो बारिक हो भाभी। तभी निशा बच्ची को अंदर ले आई। निशा? रबिया इसे देखकर खुश हुई। जी मैं निशा, आपकी साहबजादी ने थका कर रख दिया है।
इसने बच्ची को रबिया के पास लिटा दिया था। सब कमरे में आ गए थे। अरे महरोज कहाँ है? भाभी का सदका देने और शुक्राने के नवाफिल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया। और फिर सब हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और रबिया घर आ गई थी। भाई, बच्ची का नाम क्या रखा है? निशा ने कहा। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा, क्या रखे? इसने रबिया की तरफ नजरें की। अब संजीदगी से बताओ, क्या नाम रखना है बच्ची का? फेरोज बख्त ने कहा। वानिया कैसा रहेगा? महरोज ने कहा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने है अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ तोहफा। वानिया महरोज बख्त, अच्छा नाम है, रख लो, आरफा ने कहा। रबिया चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई। तुम्हें बच्ची का नाम नहीं पसंद आया शायद? महरोज ने बच्ची से खेलते हुए पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? तुम ही कोई नाम बता दो। वानिया महरोज बख्त, रबिया ने कहा और महरोज मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं? तुम्हें बात करने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया। मुझे किसी ने बताया था अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो इससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझ अब समझ आई ये बात जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के खजाने लुटा चुका। खैर, हर बार तो अब भी जाया नहीं गया, इसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज थे? रबिया ने पूछा। नहीं, तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे थे? पशेमान था। जब तुम्हारे मॉम डैड के साथ खुश होता देखा तो मुझे गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया था। यह सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज को? हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अभी तक चुभता है। ये कसक हमेशा रहेगी। इधर मेरे पास आओ। महरोज ने इसे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही इसके करीब आए महरोज ने इसे बाजू में घेर लिया। जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर यह तीर भी निकल जाएगा, बस दुआ किया करो, वो वक्त बहुत सी तब्दीलियां लाता है। अब तुम खुद ही को देख लो, पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी और दूर बैठा होता था तो, और अब दूर बैठा हूं तो खुद ही करीब आ गई। महरोज पटरी से उतर गया था। क्या कहा? बच्ची की? यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ और तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ से कर रही हो, महरोज ने इसे देखते हुए कहा। तुमने खुद मुझे करीब बुलाया है, मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी, इसने हंसी दबाते हुए कहा। महरोज बख्त, इसने महरोज के बाल दबोचते ही वानिया रोने लगी और महरोज का रोमांटिक मूड। रबिया जल्दी आओ, महरोज का फोन आया है, सकीना बेगम ने आवाज दी। आ रही हूँ, वो लाउंज में थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड ऑफ क्यों है? तुम्हारी लाडली ने मेरा सर तोड़ दिया है, नीचे फेंक दिया है। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, जो तुम्हें पसंद हो। एनीवे, ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार, घर बहुत खाली हो गया है। मॉम डैड तुम्हें दोनों बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी मॉम डैड फिर मिस करने लगते हैं। रबिया अपने माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो, फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा और एक मॉम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास रहे। बहुत तेज हो, तभी तो तुम हमारे हाथों बेवकूफ बन गया, और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। इसकी बात पर वो हंस दिया। फिर कब घर आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिजर्व करवा दें, इसने कहा और फोन बंद कर दिया। जहाज की परवाज करने में बहुत टाइम था। अभी वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखे बैठ गई थी। मामा, वो बेबी, वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। इसे थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्ची वानिया को देख रहा था, शायद खेलना चाहता था। बलाखिर वानिया ने इसका हाथ पकड़कर इसे खींच लिया और वो रोने लगा। ओह, आई एम सो सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही है। रबिया ने गाउन में बैठी इस लड़की से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में जिंदगी दांव पर लग जाती है। रबिया को हैरत हुई। इस आवाज ने रबिया के समातों पर बम फोड़ा था। फातिमा, इसे बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम हो ना? कोई शक?
फातिमा तुम कहाँ थी? रबिया का लहजा फिर भर आया और पुरानी यादें ताजा हो गई। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खदीजा मोमानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई है। तुम कहाँ हो, कैसी हो? कुछ नहीं बताया। जैसे मॉम डैड ने मुझसे मिलना शुरू किया, मामू ने इनसे सारे वास्ते खत्म कर दिए। रबिया ने कहा, मेरी शादी अब्बा ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर और बेटे के साथ। कोई दिल में मेरे बात नहीं। शादीशुदा जिंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा नतीजतन ठहर गई थी और रबिया और भी शर्मिंदा हो गई। मिलता है वक्त, जब जब लेटती हूँ सोने के लिए नींद नहीं आती, सब याद आ जाता है। हमने कभी किसी के साथ जो भी बुरा किया हो। रबिया भूल जाओ पुरानी बातों को, मैं इस बात को छोड़ दूंगी, तुम भी माफ कर दो मुझे। इसने बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ किया सच्चे दिल से। अब्बा बेशक तुमसे नाराज है, मगर मैंने माफ कर दिया। हाँ, शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई यही किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं, तो मेरी किस्मत तो ये है, वो तो तुम्हारी थी। रबिया ने के बिलक बिलक रोने पर इसे सब घूरने लगे। रबिया संभालो खुद को, फातिमा ने इसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा, इसने फातिमा का हाथ चूमा। आज इसने खुलकर सांस लिया, जमीन का बोझ भी उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ। वो कराची में होता था, अच्छी फैमिली थी, आज वहां अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनकी मुलाकात हुई, वो बाहर आई तो महरोज खड़ा था। इसने पलटकर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। किसे देख रही हो? फातिमा को। फातिमा को? हाँ, आज इसने मुझे जिंदगी बख्श दी महरोज, मुझे माफ कर दिया इसने। महरोज ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया, रबिया ने इसके कांधे पर सर रखते हुए कहा। क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर। तो अब कर लो। नहीं, अब घर जाकर। तो जल्दी चलो। महरोज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और रबिया खिलखिलाकर हंस दी और इन दोनों को हंसता देखकर वानिया ताली बजाने लगी।